गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में जनसंख्या का अध्ययन किया था, जनसंख्या का वितरण, प्रारूप, घनत्व वगैरह सब कुछ देखा था। आज की इस कक्षा में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 2 यूनिट आपकी ख़त्म हो चुकी है, ये आखिरी यूनिट है आपकी। यूनिट 3 का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, प्रवास, या इसको कह सकते हैं स्थानांतरण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा कक्षा 12 में भी आपने इसको पढ़ लिया होगा। कक्षा 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें भी आपने प्रवास को पढ़ा होगा। प्रवास के कई प्रकार होते हैं, उस प्रकारों को भी आपने इसमें पढ़ा होगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। देखिए, प्रवास किसे कहते हैं पहले ये समझ लेना ज़रूरी है। प्रवास कहते हैं मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं, मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए, यहाँ से कुछ लोग कुछ समय के लिए अन्य किसी स्थान पर जाकर बस गए, वहाँ रहने लगे, तो यहाँ से जाने वाले लोग वहाँ पर प्रवास कर गए, वहाँ के प्रवासी हो गए, स्थानांतरित हो गए। इसको प्रवास कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा है। प्रवास के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः। एक होता है उत्प्रवास, एक होता है आप्रवास। उत्प्रवास में देखिए, इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। 2 हम ये डिब्बे ले लेते हैं, तो आप्रवास तो इस तरीके होगा, चारों तरफ से लोग आकर के यहाँ बसेंगे, इसको कह देंगे हम आप्रवास। और इसके जस्ट उल्टा इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, उसको कहेंगे हम उत्प्रवास। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहीं पे आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई कि थ्योरी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इसको कहेंगे आप्रवास, इसको कहेंगे उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब क्या होता है गुरुजी? आप्रवास का मतलब होता है जहाँ वह स्थान जहाँ पर लोग आकर बसते हैं, अन्य प्रदेशों से लोग जहाँ पर आकर के बसते हैं, ऐसे क्षेत्र को आप्रवास कहा जाता है। जहाँ से लोग किसी कारणवश दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, ऐसे क्षेत्र को उत्प्रवास कहा जाता है। बोलो, हो गया? बात समझ में आ गई है? ये लिख लेना आप, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रवास के बहुत सारे कारण होते हैं। मुख्यतः जो प्रवास हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट प्रवास, देखिए मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। विश्व के जो नए महाद्वीप पाए गए हैं, नई दुनिया जिसको कहते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, नई दुनिया के जो महाद्वीप है, उन महाद्वीपों में बसने वाली जनसंख्या, प्रवासित जनसंख्या है, ये यहाँ से यूरोपीय देशों से निकल करके चली गई। देखिए, यहाँ जितने भी लोग पाए जाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और इसी के बाद ये नीचे कौन सा है? ये दक्षिण अमेरिका। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लोग यहाँ पर विस्थापित होकर के चले गए हैं, ठीक है। कहाँ से गए बोलो गुरुजी? ये गए हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये लोग विस्थापित होकर के इधर चले गए। ये देखिए, ये यूरोप है, यहाँ इंग्लैंड भी है, ये जर्मनी, पुर्तगाल, और ये पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से लोग कहाँ गए? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। क्यों गए थे? व्यापारिक उद्देश्य थे इनके, व्यापार करने के लिए गए थे। यहाँ पे देखा कैसी जनजाति पाई जाती है? काली, निग्रिटो, निग्रो प्रकार की जनजाति यहाँ पर पाई जाती थी। तो ये लोग क्या है, निग्रिटो और निग्रो प्रजाति के लोगों को पीछे धकेलते हुए गए। इनके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? धीरे 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 अधिकार करना शुरू कर दिया। आक्रमण नहीं करा, अधिकार करना शुरू कर दिया। तो इनको सबसे पहले ये यहाँ गया था कोलंबिया, कोलंबस वगैरह जो कहते हैं ना, वो कोलंबस कोलंबिया गया था। कोलंबिया यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला के पास, इसमें गया। इसके बाद वो पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूम गया। घूमने के बाद उसने यहाँ देखा, एक आदमी नहीं था, देखे अक्सर हम पढ़ते हैं कि कोलंबस अमेरिका गया, अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा भारत आया, भारत की खोज की। ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ उनका अमला गया था पूरा। उनका जो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं एक टुकड़ी जिसकी होती है, वो पूरी टुकड़ी जहाज़ के अंदर उनके साथ गई। लेकिन उनका जो कैप्टन होता है, वही कैप्टन जाता है, ठीक है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि 1983 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता, कपिल देव की कप्तानी में जीता। कौन जिताया? कपिल देव जिताया भाई, ठीक है। लेकिन कपिल देव का रोल उसमें इतना सा था कि वो भारत का टीम का कैप्टन था। फाइनल में उसका कोई योगदान नहीं था, ठीक। मदन लाल वगैरह ने भारत में अच्छी गेंदबाजी की थी वहाँ पर। तो कह सकते हैं कि नाम किसका याद रखा जाता है? कैप्टन का।
भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान था भारत का। ठीक, इस तरीके से कप्तान को याद रखा जाता है, तो ये भी अपनी अपनी टीमों के कैप्टन थे। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भी बात होती है मोदी ने ऐसे किया, मोदी ने ऐसे किया, मोदी ने ऐसे किया, यही बात आती है ना भाई। तो किसी एक कैप्टन को, अभी जैसे जनवरी फरवरी में जो गुजरात के मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमको सिर्फ ये पता है कि एक इंसान ट्रंप आया था अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन उसके पीछे की कहानी याद नहीं है हमको। उसके साथ हजारों अमेरिका के व्यापारी, इंडस्ट्रीज, उद्योग के लोग, इसके अलावा सरकारी लोग, ये सब कुछ उसके साथ आए थे। ठीक है, तो कहा जाता है केवल एक आदमी आ रहा है, अमेरिका का ट्रंप राष्ट्रपति आया है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ साथ बहुत से छोटे मोटे उच्च आयोग के, निम्न आयोग के प्रतिनिधि वहाँ पर आते हैं, व्यापारिक संबंधी कई सारे समझौते होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह ये कुछ नहीं करते, केवल ऑफिशियल ये घोषणा करते हैं किसी भी चीज़ की। तो उसी तरीके से कोलंबस और वास्को डी गामा की कहानी थी। ये यहाँ गए, यहाँ पर इन्होंने देखा यहाँ पर अच्छे खनिज संसाधन हैं और यहाँ पर विकास की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। खनिज संसाधन है, इसके अलावा जल संसाधन भी काफ़ी सारे मौजूद है, व्यापारिक मार्ग के माध्यम से यहाँ से आसानी से लेन देन हो सकता है। तो यूरोपीय लोग पहले से ही व्यापारिक किस्म के प्रवृत्ति के लोग थे, भारत में भी व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और राज करने लग गए। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया पे राज किया इन्होंने। दुनिया के अधिकतर देशों पे इनके उपनिवेश बने हुए थे। तो यहाँ से लोग धीरे धीरे आकर के यहाँ व्यापारिक उद्देश्य से बसने लग गए। ठीक है, तो बसने लग गए, धीरे धीरे वो यहीं के निवासी हो गए और यहाँ की जो मुख्य प्रजाति थी उनको इन्होंने किधर पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, जिनको वर्तमान में अश्वेत लोग कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासी है वो। ठीक है, अमेरिका के मूल निवासी वहाँ के काले लोग हैं। आपने गाना सुना होगा, डीजे ब्रावो, ब्रावो इज ए चैंपियन, गेल इज ए चैंपियन, माइकल जॉर्डन, ओबामा ए चैंपियन, सुना होगा आपने गाना डीजे ब्रावो। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का एक खिलाड़ी है, आपने देखा होगा, वेस्ट इंडीज़ की टीम में खेलता है वो, ड्वेन ब्रावो, एक अच्छे ऑलराउंडर है। वो एक सिंगर भी है, उनका एक बैंड है जिनको डीजे ब्रावो के नाम से जाना जाता है, डीजे ब्रावो। उन्होंने अश्वेतों के लिए एक गाना गाया था जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ था। 3 या 4 साल पहले ये गाना आया था, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी भी जीती थी, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था डीजे ब्रावो। उसमें इन्होंने अमेरिका के अंदर और दुनिया के अंदर जितने भी अश्वेत लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया हुआ है, उन लोगों को ये गाना समर्पित किया था और उन लोगों में उस गाने में उन लोगों का नाम भी शामिल किया था। जैसे गेल हुआ, गेल इज ए चैंपियन, ब्रावो इज ए चैंपियन, ओबामा ए चैंपियन। ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति, वो भी अश्वेत राष्ट्रपति थे पहले, ओबामा का नाम लिया था। माइकल जॉर्डन, ये एक बास्केटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी है, ये अमेरिका के सुपर स्टार कह सकते हैं। अमेरिका का नेशनल गेम बास्केटबॉल ही है, तो बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। NBA करके वहाँ एक लीग चलती है, जिस तरीके से हमारे IPL चलता है उसी तरीके से NBA लीग चलती है। वहाँ बहुत भारी संख्या में जो है बास्केटबॉल के खिलाड़ी है, बास्केटबॉल को देखने वाले दर्शक है। तो बास्केटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम है वो। इसके अलावा उन्होंने कई सारी महान हस्तियों का नाम लिया था जो ब्लैक है, काली। सेरेना विलियम्स आपने सुना होगा, अखबारों के पन्नों में अक्सर उनकी तस्वीरें आती है। विश्व की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 22 या 23 से ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, टेनिस स्टार है। ठीक है, तो उन सभी का नाम उसमें उन्होंने शामिल किया था। तो कह सकते हैं कि यहाँ के जो ये काले लोग हैं, ये मूल निवासी है, यहाँ से ये लोग आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं। तो यहाँ से ये लोग यहाँ आके बसे, तो यहाँ आने का क्या हुआ, इनका आप्रवास हुआ, और यहाँ से ये लोग गए तो इनका क्या हो गया, ये उत्प्रवास हुआ। बात समझ में आ गई होगी, हम आपको प्रवास ही समझा रहे हैं। प्रवास, उत्प्रवास और आप्रवास 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रवास के कुछ पक्ष होते हैं, उन पक्षों को देख लेते हैं। उससे पहले एक बात समझना, सबसे पहले रेड जेल ने बताया था प्रवास के बारे में, जो आपका रेड जेल है, उससे पहले प्रवास के जो नियम हैं वो नियम सर्वप्रथम रेवेंस्टीन नामक विद्वान था, रेवेंस्टीन, इसने प्रवास संबंधी नियम जारी किए थे। इन्होंने कुछ धारणाएं बताई थी कि प्रवास सबसे ज़्यादा जो होता है छोटी दूरियों के लिए होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास कम होता है क्योंकि वहाँ जनसंख्या उद्योगों में लगी हुई होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास ज़्यादा होता है,
और प्रवास अधिकतर जो करती है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज़्यादा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इस तरीके से इन्होंने बतलाया था। उसका कारण क्या बताया इन्हें, इसके पीछे पूछा गया इनसे, भाई कारण क्या है, महिलाओं का ज़्यादा प्रवास कैसे होता है, ये तो बात मानने में नहीं आती हमारे। और जाहिर सी बात है प्रवास महिलाओं का कैसे होगा ज़्यादा, पुरुषों का होना चाहिए, क्योंकि पुरुष कार्यशील जनसंख्या रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुरुष ही ज़्यादा जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि महिलाएं शादी होने के बाद, प्रवास किसको बोलते हैं पहले तो ये समझ लेनी चाहिए हमको। प्रवास एक स्थान से दूसरी जगह जाना ही नहीं होता, स्थायी रूप से वहाँ जाकर के बसने को भी प्रवास कहते हैं। ठीक है, मुख्य कारण क्या है उसमें, जैसे आप रोजाना स्कूल कॉलेज वगैरह आते हैं तो वो प्रवास नहीं है आपका। ठीक है, वो दैनिक प्रवास हो सकता है, लेकिन प्रवास स्थायी रूप से प्रवास उसको नहीं कहेंगे। प्रवास कहेंगे किसी कारणवश जनसंख्या वहाँ जा कर के बस जाए, ठीक है, उसको प्रवास कहते हैं। तो महिलाएं शादी के बाद अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाती है तो उसको प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो ये मानते थे कि महिलाएं ज़्यादा प्रवास करती है इस तरीके से। तो इसलिए इन्होंने बताया था कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज़्यादा प्रवास होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास ज़्यादा होता है, नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कम होता है। इस तरीके से इनकी धारणा है। ये प्रवास के नियम बताए थे रेवेंस्टीन ने सबसे पहले। फिर इसके बाद कई सारे गुरुत्व मॉडल आए, इसके प्रवास न्यूनतम प्रयास मॉडल आया, प्रवास नहीं न्यूनतम प्रयास मॉडल, ली का मॉडल आया, जी के जिफ का मॉडल आया। अलग अलग विद्वानों ने मॉडल इसके बनाए हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम केवल इसमें प्रवास को पढ़ेंगे। जब आप एमए करोगे तो आपको ये सभी मॉडल्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप नेट का एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये सभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हाई लेवल की बातें हैं। ठीक है, आपने थोड़ा छोटा लेवल है अभी, उससे पहले आपने ये मॉडल के बारे में सुना भी नहीं होगा जब आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा। अभी तो आपने सुन लिया है। और अगर आप एमए करने के इच्छुक हैं ज्योग्राफी से तो आपको ये मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। बहुत आसान मॉडल है, समझने की बात है, बस सारी चीज़ें समझने की बात। जिस तरीके से मैंने अभी एक ही डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ये देखिए दोबारा से उस डायग्राम को देख लीजिए। ये हमने बना दिया इस तरीके से, अंदर की तरफ इसमें तीर के चिन्ह लगा दिए हमने, तो ये क्या हो गया अप्रवास। और इसी तरीके से ये बता दिया मैंने, बाहर की तरफ चिन्ह लगा दिए ये, तो ये क्या हो गया उत्प्रवास। यानी कि यहाँ से लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ लोग आकर के बस रहे हैं, यहाँ आना अप्रवास हो गया, यहाँ से जाना उत्प्रवास हो गया। लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, समझ इम्पोर्टेंट अपना समझना है। लिख तो आप सकते हो किताबों के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो उस मोबाइल में खजाना भरा पड़ा हुआ है पूरी दुनिया का, लेकिन असल बात क्या है समझने की है। ठीक है, चलिए अब प्रवास के कुछ कारण पक्ष देखते हैं। कुछ पक्ष होते हैं प्रवास के पक्ष, टॉपिक डाल लिया प्रवास के पक्ष। अब प्रवास के पक्षों को हम देखते हैं। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रवास के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, प्रवास के विभिन्न प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको भी डायग्राम के माध्यम से लिख लीजिए। प्रवास के पक्ष, कुछ पक्ष होते हैं, उन पक्षों का आप लिख लीजिए। पहला पक्ष है काल पक्ष, दूसरा है देश पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष, और इसके अलावा पांचवा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थिरता पक्ष। ये प्रवास के कुछ पक्ष है, इन पक्षों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना लीजिए आप, आसान है डायग्राम, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम प्रवास के काल पक्ष को देखते हैं। पहले प्रवास के काल पक्ष को, काल पक्ष के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, प्रवास कैसे किया जा रहा है, प्रवास करने की अवधि क्या है, काल का मतलब क्या है अवधि, प्रवास करने की अवधि क्या है, प्रवास कितने समय के लिए किया जा रहा है, इसका अध्ययन करते हैं प्रवास के काल पक्ष के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए प्रवास के काल पक्ष के अंतर्गत प्रवास की अवधि को पढ़ते हैं हम, जिसमें पहला काल पक्ष के अंतर्गत है दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास, दीर्घकालीन प्रवास के अंतर्गत क्या होता है भाई, दीर्घकालीन प्रवास के अंतर्गत होता है एक बड़े समय के लिए, बहुत बड़े समय के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि हमेशा के लिए जो प्रवास किया जाता है उसको दीर्घकालीन प्रवास कहते हैं। उदाहरण
उदाहरण बताइए आप। उदाहरण, यूरोपीय लोगों का अमेरिका में जाकर के बसना। ठीक है, यूरोपीय लोगों का उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बसना प्रवास का दीर्घकालीन प्रकार है। ठीक है, जैसे यूरोपीय लोग कहाँ गए, अमेरिका में गए और वहाँ कुछ समय के लिए गए थे, लेकिन वो क्या है, वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बस गए, उनके जो है पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वहाँ पर गुजरती गई। इस तरीके का प्रवास कैसा हो गया, दीर्घकालीन प्रवास, यानी कि प्रवास की लंबी समय की अवधि को दीर्घकालीन प्रवास कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसको आप लिखना तो अपने तरीके से लिखना। ठीक है, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखना ताकि आपको अपने तरीके से याद रहे। ठीक है, किताबी लैंग्वेज लिखना, किसी दूसरे की लैंग्वेज लिखना, ये बेहतर नहीं है। उससे बेहतर क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखना, स्वयं की लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, आपको मालूम होगा मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे बच्चों के नाम याद नहीं होते, मुझे बहुत कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ तो मुझे हमेशा के लिए याद रह जाती है और अपनी भाषा में समझता हूँ। इसीलिए अगर आपका कमज़ोर दिमाग है, होता है अक्सर भूलना दिमाग होता है हमारा, तो भूलने से बचने के लिए सबसे बेहतरीन कार्य क्या है, तो उन चीज़ों को समझ लीजिए आप। ठीक है, समझ लेंगे तो उसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए, अपनी अपनी बुद्धि है, जैसे भी आपके इस्तेमाल करें। दीर्घकालीन प्रवास आपके समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रकार का प्रवास क्या है, मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास, मौसमी प्रवास का मतलब वो नहीं, नारंगी वाली मौसमी नहीं है। ठीक है, मौसम के अनुसार, ऋतु प्रवास जिसको बोलते हैं। ऋतु प्रवास में क्या करते हैं, ऋतु प्रवास में करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन ऋतु के अनुसार। जैसे चरवाहे जो होते हैं, हमने आपको एक जनजाति में बतलाया था, गुर्जर जनजाति में शायद, कि चरवाहे जो होते हैं वो गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे चले आते हैं। पर्वतों के ऊपर प्रवास कर लेते हैं कुछ समय के लिए, फिर पर्वतों के नीचे चले आते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में भी ऐसा ही होता है। रेगिस्तानी इलाकों में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तानों के किनारों पर आ जाते हैं, जब थोड़ी ठंड पड़ती है तो रेगिस्तानों के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के मौसम के अनुसार किया जाने वाला प्रवास मौसमी प्रवास कहलाता है। उदाहरण लिख सकते हैं आप, चरवाहे द्वारा पर्वतों पर किया जाने वाला प्रवास। पर्वतों में कुछ क्षेत्रों में ये लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में नीचे की तरफ आ जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में मध्य में रहते हैं पर्वतों में। ठीक है, इस तरीके का प्रवास ये मौसमी प्रवास होता है। एक होता है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास, दैनिक प्रवास के अंतर्गत क्या होता है भाई, दैनिक प्रवास के अंतर्गत रोजाना आना जाना लगा रहता है। ठीक है, रोजाना आना जाना किनका लगा रहता है, आपका भी रोजाना आना जाना लगा रहता है। आप घर से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से घर जा रहे हो, यहाँ से घर आ रहे हो, घर से आ रहे हो, इस तरीके का एक प्रवास है। दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं लोग बाग, वो भी दैनिक प्रवास के अंतर्गत आते हैं। तो दैनिक प्रवास के अंतर्गत कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, समय की एक अवधि के लिए, 24 घंटे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले, प्रवास करने वाले, वापस आने वाले, लौटने वाले, उन लोगों को क्या कहते हैं, दैनिक प्रवास के नाम से। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई ना भाई? सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। काल पक्ष हमने देख लिया है, अब दूसरा पक्ष देखेंगे। देश पक्ष देखते हैं। देश पक्ष ये आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। देश पक्ष, देश पक्ष में देखिए क्या करते हैं। देश पक्ष में करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जनसंख्या का प्रवास होता है, वो जनसंख्या का प्रवास किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ और किस क्षेत्र से किस क्षेत्र में प्रवास हो रहा है, इसके संदर्भ में इसकी जानकारी रखते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में होने वाला प्रवास क्या कहलाता है, देश पक्ष कहलाता है प्रवास का। इसके अंतर्गत प्रवास के कुछ प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अंतर महाद्वीपीय। आप सभी में उदाहरण लिखते हुए चलना, ठीक है, उदाहरण जरूर लिखना। अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है गुरुजी? सिंपल है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। हम यहाँ से अमेरिका गए, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। यानी कि एक महाद्वीप है, वहाँ से लोग स्थानांतरित होकर के किसी कारणवश, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे वहाँ की बेहतर स्थितियों के लिए हो, चाहे किसी बीमारी से बचने के लिए हो, या किसी से, जैसे विजय माल्या नाम याद आता है, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिस विराट कोहली को आप सपोर्ट करते हुए, AB डिविलियर्स वगैरह को IPL में,
उसका जो मालिक है, किंगफिशर का भी मालिक है, वो शराब की कंपनी है, उसका मालिक इंग्लैंड भाग गया यहाँ से, ठीक है, पैसा कर्जा कर करा के बैंकों से लोन ले लुआ के पैसा ले लुआ के कहाँ भाग गया? नीरव मोदी, वो भी इंग्लैंड भाग गया। तो ये लोग क्या है, प्रवास कर गए यहाँ से। इनका प्रवास महाद्वीप, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। दूसरे महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में चले गए ना। इसका उदाहरण लिखिए आप, यूरोपीय लोगों द्वारा अमेरिका में किया गया प्रवास, ऐसे लिखिए इसका उदाहरण, ठीक है। यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किया जाने वाला प्रवास। तो यूरोपीय लोगों द्वारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में किया जाने वाला प्रवास, इसका उदाहरण, ठीक है। दूसरा प्रवास कौन सा है? दूसरा है अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय लिखिए इसको ना, अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय एक ही होता है। अंतर्देशीय प्रवास, देश या राष्ट्र एक ही बात है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है? एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक देश से दूसरे देश में। अब ये जरूरी नहीं है कि वह दूसरा महाद्वीप हो, कोई सा भी देश हो। उदाहरण के रूप में 1947 14 और 15 अगस्त सबसे ज़्यादा प्रवास हुआ था इस दिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो बहुत से लोग यहाँ से पाकिस्तान में चले गए, बहुत से पाकिस्तान से यहाँ आए, ठीक है ना। उस टाइम ना तो पाकिस्तान था ना कुछ था, यहाँ से लोग उस क्षेत्र में गए, उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आए, बाद में वो पाकिस्तान बना था, ठीक है। तो इस तरीके से उस टाइम पे जो हुआ प्रवास वो अंतर्देशीय प्रवास था, ठीक है ना। एक देश से दूसरे देश बन चुका था वो, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास। बांग्लादेश के संबंध में भी ऐसा होता है, बांग्लादेश के कई सारे लोग इधर आ जाते हैं, तो वो प्रवास भी कैसा होता है? अंतर्देशीय। आपको मालूम है वियतनाम में लोग प्रवास करते हैं दूसरे देशों में, आसपास की घुसपैठिया वगैरह। बांग्लादेश, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का वो चला था अभी कुछ समय पहले। तो इस तरीके के जो प्रवास होते हैं वो कौन से प्रवास होते हैं? इसके अलावा बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी हमारे यहाँ आ जाते हैं, तिब्बत के शरणार्थी हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो वो शरणार्थी जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में प्रवास कर जाते हैं। ऐसे प्रवास को क्या कहते हैं? अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। दलाई लामा, आपने नाम सुना होगा, दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु है, बौद्ध धर्मगुरु है, वो वर्षों से भारत में शरण लिए हुए हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के तहत हमारे देश में है, ठीक है। नंबर 3 अंतर्महाद्वीपीय होगा, अंतर्देशीय होगा, अंतर्राज्य भी हो जाएगा। अंतर्राज्य प्रवास में क्या होता है भाई? एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि मंत्री जो होते हैं प्रचार करने के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं। कुछ लोग सेलर जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाते रहते हैं, ठीक है। ट्रक वाले होते हैं जो सामानों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला सकते हैं। तो ये लोग प्रवास करते रहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास। जैसे हमारे यहाँ आपको मालूम है, आपके आसपास वाले इलाके में बिहारी, बंगाली, यूपी की कई सारी महिलाएं हैं जो उनको ले आते हैं, जिनकी शादी नहीं होती यहाँ पे, तो महिलाओं को वहाँ से ले आते हैं कुछ पैसे दे करके उनके घर वालों को, और वो वहाँ से यहाँ प्रवास कर जाती है। इस तरीके का प्रवास, वो हमेशा यहाँ रह जाती है, काम धंधे कर लेती है अच्छा खासा, उसके परिवार का साथ दे देती है वो, ठीक है। इस तरीके का जो प्रवास होता है उस प्रवास को अंतर्राज्यीय प्रवास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रवास ग्रामीण या स्थानीय प्रवास कह सकते हैं, एक ज़िले से। अब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक ज़िले से ज़िले, एक तहसील से तहसील, एक गांव से गांव, एक पंचायत से पंचायत, इस तरीके से वो अलग है। स्थानीय प्रवास के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक क्षेत्र से दूसरे से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो जाने वाला प्रवास। उदाहरण के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, दिहाड़ी मजदूर द्वारा शहर में जाने वाला, या किसी कारण से जिला मुख्यालय पर किया जाने वाला प्रवास। इस तरीके का ये प्रवास के उदाहरण है। बोलो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई है, देश पक्ष भी समझ में आ गया होगा, काल पक्ष भी समझ में आ गया होगा। प्रवास के हमने 2 उदाहरण देख लिए, बाकी के 3 उदाहरण हम कल देखेंगे और कल प्रवास के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप रहिए खुश, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।